तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी गूफी मेडिक्स। हम एस्थमा को पढ़ रहे थे। उसके पार्ट 1 वीडियो में हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी ओवरव्यू जर्नल सब जो है उसकी कवर कर लिया था। इस वीडियो में बेसिकली हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस देखेंगे जो कि साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे। तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है बिकॉज हम ज़रा डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक पेशेंट प्रेजेंट होता है और वो हमारे पास आया है, लेट्स सपोज आप क्लिनिक में बैठे और एक पेशेंट आया है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है और खांसी कर रहा है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आपने सिम्टम देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं और सो ऑन सारे जो है प्रोसीजर चलता है। लेकिन जो एस्थमा के पेशेंट हैं इसमें कुछ खास होता है। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा कफ़ कर रहे होंगे, ठीक है। वो कफ़ में प्रोडक्टिव भी हो सकती है, मतलब स्पूटम भी हो सकता है और ड्राई कफ़ भी हो सकती है। दूसरा जो एक पहले मैं इसकी बात करना चाहूँगी, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। वो आपको बताना चाह रहा होगा कि मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होगा क्योंकि उसको इतनी ही ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि जितना भी वो म्यूकस प्रोडक्शन और नैरोइंग की वजह से जब एक्यूट अटैक आता है तो उसमें इतनी ज़्यादा हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इतनी नैरोइंग हो जाती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट अपनी जो बात है वो पूरी ही नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये जो है मार्कर हो गया हमारे पास। सेकंड, जब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, हम करेंगे, तो हमें पता चलेगा जी हमें चेस्ट टाइटनेस मिलेगी, डिज़निया मिलेगा जिसकी वजह से वो जो है वो बात नहीं कर पा रहा, अपनी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा। दूसरा एक फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, हाइपर रेजोनेंस। जब भी एयर ट्रैपिंग हुई होती है ना हमारे उसमें एयरवेज में, बिकॉज एट द एंड जब भी नैरोइंग होगी, ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, रिवर्सिबल। तो इसमें क्या होता है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयर ट्रैपिंग हो जाती है लंग में, मतलब हवा अंदर ही बंद है, बाहर जा नहीं पा रही। ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा नैरोइंग हुई हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं एयर ट्रैपिंग। अब उसकी वजह से आपको एक स्पेसिफिक साउंड सुनने को मिलेगा, मतलब जो सांस ले रहा होगा ना उसका स्पेसिफिक साउंड होगा, उसे हम कहते हैं हाइपर रेजोनेंस। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी सांस लेने में। तो उसके जब उसको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो रही है तो एक और चीज़ हमें देखने को मिल सकती है कि वो अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज़ कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके जो नॉर्मली उसका प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा, उससे सांस नहीं लिया जा रहा। तो अगर आप उसको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अपने एक्सेसरी मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। मतलब वो गहरे सांस लेने के लिए उसका जो डायफ्राम है, उसके चेस्ट मसल्स हैं वो रेज्ड है, उसकी चेस्ट रेज है वो, और उसका हाथ जो है वो अपने सीने पर होगा और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होगा। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है मॉस्को में। फिर एक हमारे पास आता है वीजिंग। अब सबसे पहले जो पेशेंट आएगा आपके दिमाग में कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देख के दो ही डीडी बनते हैं, या तो सीओपीडी है या फिर एस्थमा। तो ये दो चीज़ों को लेकर हम चलेंगे। हमेशा हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखते हैं और बिल्कुल ही हम ये नहीं कह देते कि भाई ये आया पेशेंट, इसमें वीजिंग हो रही है, चलो ये तो एस्थमा का ही है तो इसको हम साबास देकर तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते नहीं। हमें एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। पेशेंट सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट करेगा, उसमें होगी कफ, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी। ये कहाँ से मिलेगी? ये पेशेंट खुद बताएगा कि मेरा सीना ऐसा लग रहा है जैसे जकड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आप खुद चेस्ट टाइटनेस नहीं पता कर सकते, या फिर आप उसको पैल्पेट करके कर सकते हैं। एसओबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया देखने को मिलेगा, गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करेगा, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, हाइपर रेजोनेंस, एक्सेसरी मसल का यूज़ और वीजिंग। वीजिंग, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग और चेस्ट टाइटनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये कुछ मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो आपको पेशेंट में मिलेंगे। इसके बाद आपने देख लिया, अच्छा जी तो ये है मेरे पास, अब डीडी आपने बना लिया, मे बी यहाँ तो ये एस्थमा का है या ये सीओपीडी का है। अब इसको हम कंफर्म कैसे करें? इसके लिए हम डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे डायग्नोसिस प्रोटोकॉल पे। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो होते हैं हमारे पीएफटीज, मतलब कि जो हमारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम सबसे पहले क्या देखते हैं जी? सबसे पहले हम जो है उसको स्पायरोमेट्री करवाते हैं, या हम उसे कहते हैं ज़ोर से एक सांस, एक गहरा सांस आप लें, ठीक है, और उसको आप फिर छोड़ें बाहर, ठीक है। उससे हम क्या करें, हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं? हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आती हैं, उसको हम फिर हम ग्राफिकली करते हैं प्रोटोकॉल में। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है फोर्स्ड
जो कि होती है हमारे पास फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, मतलब फोर्सफुली उसने कितना जो है एक्सपायरेशन किया है वो उसकी वाइटल कैपेसिटी, वो हमें डिक्रीज़ मिलेगी, ठीक है, वो हमें मिलेगी डिक्रीज़। पहली रीडिंग ये आई। सेकेंड रीडिंग हमें मिलेगी FeV1, मतलब फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम, ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ मिलेगा हमें। अब अगर हम इसको रेशियोलाइज करें, मतलब हम इसका रेशियोज निकालेंगे, तो FeV1 ऊपर और FV से नीचे, ठीक है। अब ऊपर है न्यूमरेटर और नीचे है डिनोमिनेटर, और रेशियोज का जहाँ तक मेरा मैथ है उसमें यह होता है कि न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू जितनी भी छोटी होगी, यानी कि जितनी कम होगी, हमारा रिजल्ट भी उतना ही कम आएगा। तो अगर इसका ये रेशियो, कुछ लोग कहते हैं 80%, कुछ 85%, बट जो मैंने ओवरऑल करके एवरेज सारा निकाला है, बहुत सारे रेफरेंसेस से, बहुत सारी जगह से पढ़ने के बाद, जो मेरा मीन वैल्यू जो मैंने निकाला है उसमें यह है कि मोस्ट कॉमनली होता है 75% से लेस देन 75% अगर आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है। अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि एस्थमा ही है, इस टेस्ट से ये पता चला है कि भाई अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, अगर हमारे पास ये कम आई है। सेकंड चीज़ हम करते हैं, वो हम करते हैं कि हम जब ये हमारे पास आ गई वो वैल्यूज़, इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, हम उसे एक ब्रोंकोडायलेटर देंगे। ब्रोंकोडायलेटर क्या होगा? बीटा 2 एगनिस्ट। अगर आपको वो पहली वीडियो आपने देखी है, और अगर नहीं देखी तो जाकर आप उसको देखें, तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगा कि मैंने उसमें बताया कि बीटा 2 एगनिस्ट क्या करेगा। एगनिस्ट का मतलब होता है कि वो हूबहू आपका कॉपी होता है, उसने आपके फंक्शन को इन्हांस करना होता है। तो बीटा 2 एगनिस्ट क्या करेंगे, ये जाकर बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जैसा ही एक्शन इनका होता है, और ये जो है वो आपके जो ब्रोंको डायलेशन करवा देंगे, ठीक है। इससे पेशेंट के सिम्टम्स में थोड़ा रिलीफ भी आ जाएगा। अगर तो आ जाता है, इसका मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ एस्थमेटिक है वो, सही। लेकिन उसके भी फर्दर प्रोटोकॉल है। अब सबसे पहले हम एक बीटा 2 एगनिस्ट देंगे, फॉर एग्जांपल साबा होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, ओके। इसमें एल्ब्यूटारॉल, लेवोबेटारॉल, इस तरह के ड्रग्स हम देते हैं, मोस्टली एल्ब्यूटारॉल देते हैं, ठीक है। ये दे दिया आपने, इसके बाद आप दोबारा रिपीट करेंगे आपके PFTs। अब क्या होगा? अब अगर तो आपका जो FeV वॉल्यूम था, यानी कि फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम, वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 12% इंक्रीज़ आ जाता है, उसमें चेंज आया, इंक्रीज़ आया, बेहतरी आई है 12% या उससे ज़्यादा की, ठीक है, साबा देने के बाद, तो हम कह सकते हैं जी ये एस्थमा ही था, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कंफर्म हो गया है कि ये है एस्थमा, तो ये एस्थमा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा FeV1 वॉल्यूम जो है वो हमारा जो है वो कम होता है उससे 12% से कम ही इम्प्रूवमेंट उसमें आई है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जी ये कोई और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ कौन सा होता है हमारे पास? COPD। तो एक क्विक सा रिकैप करते हैं। अभी तक हमने 2 डायग्नोस्टिक्स टेस्ट परफॉर्म किए हैं। एक हमने PFTs किए हैं सिंपल, PFTs में हमने 2 वॉल्यूम देखे, FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी और FeV1 फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम। इनको जब हमने मेजर करके रेशियो लिया, इनका रेशियो अगर 75% से कम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने तब करना है जब हमने देना है ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि बीटा 2 एगनिस्ट। जब हमने उसको दे दिया साबा फॉर शॉर्ट टर्म्स, अगर हमने दिया, उसके बाद हमने रिपीट किए PFTs। अगर तुम्हारा FeV1 12% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसका मतलब है कि एस्थमा ही था, क्योंकि उसने रिवर्स कर दी ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो हमारा एस्थमा है वो एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। मतलब अगर आपने उसको सही मेडिकेशन दे दी और वो जो एलर्जन था, इरिटेंट था, उसको रिमूव कर दिया कॉजेटिव एजेंट को, तो ये वापस से ठीक हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। अगर तो FeV1 12% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है तो मतलब ये एस्थमा है, फॉर श्योर कंफर्म हो गया। लेकिन अगर FeV1 12% से ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होता, उससे कम होता है, तो इसका मतलब है कि ये COPD है। तो हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। दूसरा हम कुछ देखते हैं, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी हम करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमें स्पूटम मिली, हमने उसको टेस्ट किया और हमने कुछ देखे चीज़ें। स्पूटम में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं स्पूटम कल्चर में, ठीक है। वो होंगी हमारे पास क्रशमैन स्पाइरल और शारोट लाइडिन क्रिस्टल्स,
ठीक है। ये बेसिकली जो शायरोट लाइडेन क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास वही इओसिनोफिल्स जो वहाँ पे बहुत सारे आगे होते हैं ना, वही जब डिजनरेट करते हैं, मतलब फटते हैं, तो उसमें से उनकी जो लाइसिस होती है उससे जो पिगमेंट्स निकलते हैं उसी को हम ये शायरोट लाइडेन क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। और क्रशमैन स्पायरल्स बेसिकली म्यूकस और एपिथेलियम देखने को हमें मिलता है उसमें, उसको हम कहते हैं ये क्रशमैन स्पायरल्स है, बिकॉज वो एक स्पायरल शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी अगर हमारे पास प्रोडक्टिव कफ है। दूसरा टेस्ट हम कौन सा परफॉर्म करते हैं? सेकंड, ये अच्छा जो हमारे पास पीएफटीज और ब्रोंकाडायलेटर थे ना, साबात का टेस्ट था, ये हम तब करते हैं जब पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मतलब हमें सिम्टम आ रहे हैं, हमने देखा कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ये सब हो रहा है, तो फिर हमने किया। एक पेशेंट आया उसको सिम्टम्स ही नहीं है, मतलब वो एसिम्टोमेटिक है, उस तरह से ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है ना कुछ, लेकिन वो कह रहा है मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हम करते हैं मेथकोलिन टेस्ट। मेथकोलिन टेस्ट क्या है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, एक तो पहले ही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, और अगर आप मेथकोलिन दे रहे हो उसको, इसने जाके क्या करना होता है, बेसिकली ये भी वहाँ जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेगी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देती है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा FEV1 जो है वो 20% और मोर तक ड्रॉप कर जाएगा। तो ये भी एक टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये टेस्ट बहुत केयरफुली करना होता है, एक्यूट पेशेंट्स में आप ये नहीं करेंगे, क्रॉनिक पेशेंट्स में ये टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है, ठीक है। हम CBC भी कर सकते हैं, ऑल्दो ये इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ CBC करके हम देख सकते हैं एसिनोफिल्स का लेवल हमें ज़्यादा मिलेगा। सीरोलॉजी करेंगे तो हमें IgE की प्रोडक्शन मिलेगी ज़्यादा। उसके बाद हम जो करते हैं वो करते हैं चेस्ट एक्सरे। अब एयर ट्रैप हुई हुई है, ठीक है, मतलब आपके जो लंग है वो हाइपर इन्फ्लेट है, तो चेस्ट एक्सरे में जो मेन चीज़ हम नोटिस करते हैं वो हाइपर इन्फ्लेटेशन ऑफ लंग्स होती है। और फिर हम स्पूटम कल्चर टेस्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है, उसकी हम सेंसिटिविटी करते हैं। यहाँ तक हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस का प्रोटोकॉल। अब हमने ये सब कर लिया, हमें पता चल गया है जी, हमने सिम्टम्स देख के फिजिकल एग्जामिनेशन की, DD बनाया, हमें पता चल गया कि भाई ये है। अब हमने DD वगैरह जब बना लिया तो हमें लगा कि भाई या तो ये COPD का पेशेंट हो सकता है या एस्थमा का, अभी हमें कंफर्म नहीं था। उसके बाद हमने फर्दर टेस्ट किए, जिसके बाद जो FEV1 वाला टेस्ट है, साबा वाला टेस्ट है, उससे तो क्लियर हो जाता है, क्लियर कट हो जाता है। अगर तो सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं इसका मतलब पेशेंट एस्थमा का ही है। अब हमें पता चल चुका है जी पेशेंट एस्थमा का है। अब हमने करनी है उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट हम कौन कौन से ड्रग से करते हैं और उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए हम मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी होने वाला है।